गुड इवनिंग इंडिया। फाइनेंशियल ईयर 16-17 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ और 31 मार्च 2017 को संपन्न हो जाएगा। यानी हमारे पास एक महीना शेष है। बहुत ज़रूरी है कि इस दौरान हम ज़रूर प्लान करें कि आखिरकार कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर हम निवेश कर सकते हैं, टैक्स प्लान कर सकते हैं। और इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट वेद जैन, पास्ट प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मिस्टर जैन, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आज की जो बड़ी खबर है 27 फरवरी और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आज सरकार ने जो लॉन्च की हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, सरकार ने एक बड़ा अच्छे उद्देश्य से 2 साल पहले एक स्कीम बनाई, गोल्ड बॉन्ड स्कीम की। हमारे भारतवर्ष में कुछ इस गोल्ड से बहुत प्रेम है। चमक तो वैसे ही है, बहुत सुनहरी चमक होती है जी, तो लोगों के घर में बहुत रखा हुआ है। उसके कारण मैं समझता हूं कि भारत की जिस तरह की आज की डेट में सामाजिक स्थिति है, तो घर में सब लोगों को लगता है कि कोई सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए और उसके लिए एक गोल्ड को खरीदा जाता है। लेकिन जब हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वो आइडल है और उसका कोई रिटर्न नहीं आता। और इतना भारी सरकार को कोई 700 या 800 टन हर साल गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है। उस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम अनाउंस की कि आप इसमें निवेश कर दीजिए, आपकी जो सिक्योरिटी है वो गोल्ड के रूप में ही रहेगी और आप इसको मैच्योरिटी के टाइम पे उतना ही गोल्ड वापस ले सकते हैं या उतने पैसे मिल जाएंगे। तो क्या इसमें मुझे फिजिकल गोल्ड जमा कराना होगा? नहीं, क्या करना गोल्ड होगा? बॉन्ड्स, जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम होती है उसमें गोल्ड जमा कराने की जरूरत नहीं होती है। ये एक तरह की सिक्योरिटी कवरेज दिया जाता है। जैसे आप आज गोल्ड खरीदना चाहेंगे, बाजार में ले जाएंगे, तो सपोज करिए आप बाजार में जैसे हम 10 तोला या 100 ग्राम गोल्ड लेने जाएंगे आज की डेट में, और मैं आज की डेट में अगर गोल्ड का रेट 30 लाख का मानूं तो 3 लाख रुपए देंगे। तो सरकार का ये कहना है कि स्कीम के अंदर आप हमारे पैसे बैंक में जमा करा दीजिए, वो जो डेजिग्नेटेड एजेंट्स हैं वहां जमा करा दीजिए, आपके अकाउंट में उतना ही वैल्यू का गोल्ड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, और वो गोल्ड क्रेडिट हो जाएगा और आपको 8 साल के बाद मैच्योरिटी के बाद उतना ही गोल्ड आपको मिल जाएगा। यानी अगर मैं आज जो स्कीम लॉन्च हुई है, आज से लेकर फ्राइडे तक ही ओपन है, उसमें निवेश करता हूं तो टेन्योर 8 साल का है और 8 साल के बाद मुझे पैसे नहीं गोल्ड ही मिलेगा। उतने अमाउंट नहीं, पैसे मिलेंगे, उतने अमाउंट के गोल्ड के पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, आपकी सुरक्षा हो गई ना। जैसे आज आप गोल्ड इन्वेस्ट करते हैं और आज आपने सपोज करिए 29,000 रुपए का पर 10 ग्राम का रेट के हिसाब से किया, और उस पीरियड में जब आपके 8 साल के बाद पता लगा 29,000 का 58,000 रुपए हो गए हैं, तो आपको 58,000 के हिसाब से पैसे मिलेंगे, तो आपका गेन आ गया। यानी जो रिटर्न मेरी इन्वेस्टमेंट पे होगा वो उतना ही होगा जितना गोल्ड पे अमूमन होता है। तो आपकी गोल्ड की जो सुरक्षा सिक्योरिटी कवर है वो पूरा का पूरा रह गया। और इस बिटवीन पीरियड में 2.5%, 2.5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी सरकार देगी, जो हर 6 महीने बाद बायएनुअली जिसे कहते हैं वो मिलता रहेगा। और वो इंटरेस्ट होगा जो आपको पैसा उस समय मिलेगा, मैच्योरिटी के टाइम पे मिलेगा, उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा, वो टैक्स एग्जम्प्ट होगा। लेकिन क्या मैं पहले भी निकाल सकता हूँ? कोई एग्जिट रूट भी है? एग्जिट रूट है, 5 साल के बाद ये स्कीम शुरू हो जाती है। आफ्टर 5th ईयर इसको एग्जिट किया जा सकता है। 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर में एग्जिट किया जा सकता है इंटरेस्ट की ड्यू डेट के ऊपर। लेकिन तब भी कैपिटल गेन से मुक्त रहूंगा मैं? नहीं, उसमें मुझे खुद समय इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। Okay. कि जैसे मैंने जो एक साधारणता होता है, जैसे आज की डेट में आप गोल्ड में कोई निवेश करेंगे और निवेश करके आप उसे 3 साल के बाद बेचना चाहेंगे, तो आप उसके ऊपर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तो जो इंडेक्सेशन के बेनिफिट से आपको एडवांटेज है वो ले लीजिए, बाकी के आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। इसमें एक एडिशनल एडवांटेज है कि अगर आप पूरी 8 साल के पीरियड के लिए आप इसे निवेश रखेंगे और 8 साल के बाद अगर मैच्योरिटी पे पैसा रिजर्व बैंक से वापस लेते हैं तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। जी, तो इसका मतलब मिस्टर जैन आप इनकरेज करेंगे कि अब जैसे महीना भर रह गया है इस वित्त वर्ष को संपन्न होने में, कि इन्वेस्टर्स आगे आए और गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक तो सरकार का करंट अकाउंट डेफिसिट ब्रिज होगा और आपका भी रिटर्न सुरक्षित है। हाँ, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, हम बहुत सारे निवेश करते हैं, इनकम टैक्स के लिए करते हैं, अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए करते हैं, फैमिली की रिक्वायरमेंट के लिए करते हैं, तो उसमें गोल्ड की इन्वेस्टमेंट भी जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि ये जो ट्रांच आई है, जिसे ट्रांच नंबर 4 कहा जा रहा है, ये 5 दिन की विंडो खुली है मंडे टू फ्राइडे में, और इस समय अगर लेते हैं तो कल को जो गोल्ड का अप्रिसिएशन है उनके अकाउंट में ही आने वाला है और आपकी गोल्ड की सिक्योरिटी भी हो गई, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, आपको कोई ऐसा अपने घर में सिक्योरिटी भी नहीं है कि गोल्ड सुरक्षित रखना है, साथ के साथ 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा
और आप 5 साल के बाद एग्जिट करना कर सकते हैं, 8 साल के बाद आपको पेमेंट मिल सकती है। जी, तो बिल्कुल, तो आप नोट कर सकते हैं आज से ये स्कीम लॉन्च हुई है, जो ट्रांच खुला है और आगामी शुक्रवार तक ये खुली रहेगी। चलिए एक और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। लोग अक्सर घर खरीदते हैं या बेचते हैं। अब हमने देखा कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया उसमें होल्डिंग पीरियड 3 से 2 साल हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, और जो बेस ईयर था 81 से 2001। तो मिस्टर जैन, अगर कोई घर खरीदने की सोच रहा है या बेचने की सोच रहा है, वह इस महीने करे या अप्रैल में जाके बेहतर है? देखिए, अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग रियल एस्टेट की कोई ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है, और जैसे कि भारतवर्ष में रियल एस्टेट के रेट बढ़े हैं पिछले 81 से लेकर 2000 के बीच में, क्योंकि अब 1 अप्रैल 2017 से क्योंकि बेस ईयर 2001 का आ जाएगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये उसके लिए अच्छा होगा कि वो उसकी पोस्टपोन करके 1/4/2017 के बाद ही इसको बेचे, जो बेचने वाले की जो बात की है। और इसी तरह से जो आदमी जिन्होंने पीरियड ऑफ होल्डिंग आज की डेट में मकान बेचने का 1 साल, 1.5 साल, 1.25 साल हो गए हैं, और उनको कोई प्रेशर है कि मकान बेच के कोई दूसरा मकान लेना है या कोई और ज़रूरत है, तो वो भी कुछ दिन वेट कर लें, क्योंकि अब जो लैंड एंड बिल्डिंग पे जो 20% का रेट 30% के बजाय जो लगेगा लॉन्ग टर्म का, वो 1/4/2017 से लग पड़ेगा। मैं इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको समझा सकता हूँ जी। कि जैसे आपने कोई मकान खरीदा था 1991 में, उसकी कीमत थी उस समय 5 लाख रुपए, आज आप उसको 50 लाख में बेच सकते हैं, बेचना चाहते हैं। ठीक है। अगर ये 31 मार्च पहले से बेचेंगे तो आपको 91 के बाद 5 लाख के ऊपर एक इंडेक्सेशन मिलेगी, और उस इंडेक्सेशन को सपोज करिए वैल्यू आपकी बढ़ के आ जाती है 15 लाख। ठीक है। और 50 में बेचते हैं तो आपको 35 लाख के ऊपर 20% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। 1/4/2017 के बाद क्योंकि बेस ईयर 1/4/2001 हो जाएगा, और मैं ये मान के चलूं कि 91 में जो मकान 5 लाख का खरीदा था उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को बढ़ के 20 लाख रुपए हो गई थी, तो आपको इंडेक्सेशन 2001 से 20 लाख के ऊपर मिलेगा। ठीक है। और आज की डेट में 2001 का जो इंडेक्स 426 था उस समय, और जो अब 1100 हो गया है, तो मैं लगाऊं वो 20 लाख से बढ़ के 45 लाख रुपए पर आ जाएगा। तो सिर्फ 5 लाख रुपए का 5 लाख के ऊपर 20% तो बहुत फर्क हो गया। बहुत फर्क पड़ जाएगा। कहाँ 35 और कहाँ 5, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो जो रियल एस्टेट की सेल के बारे में, जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं इनके बारे में, तो मेरा कहना होगा कि वो 1/4/2017 के बाद ही बेचे। तो बेचने का तो अप्रैल, लेकिन मान लो किसने खरीदना है? नहीं, खरीदने के बारे में देखिए उसको कोई इन दोनों से प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों के हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट के बारे में जो वर्किंग है, जैसे कि आज देखा होगा कि 2 प्रोविजन मुझे सूट करते हैं। एक तो हाउसिंग लोन को जो मैं इंटरेस्ट देता हूं उसकी मुझे छूट मिलती है। एक पीरियड के ऊपर है कि जो 50 लाख से कम के फ्लैट हैं जिसके ऊपर पीरियड आपने लोन लेते हैं, जो लास्ट ईयर वित्त मंत्री जी घोषणा की थी, उनके लिए भी टैक्स का एडवांटेज है। तो अगर वो लेना चाहें तो उसमें एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि उससे इस साल में और अगले साल में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला इसकी हाउसिंग लोन के लिए। मिस्टर जैन, एक और चीज हमने देखी है कि प्रधानमंत्री वित्त मंत्री प्रिजम्पटिव इनकम का दायरा बढ़ाना चाहते हैं ताकि लोग ज्यादा कर के दायरे में आए, और हमने देखा है इस बजट में भी कर के रेट्स कम हुए, 10%, 5% पे आ गए। अब पहली बार 15 मार्च जब आएगी तो प्रिजम्पटिव इनकम वालों को भी अग्रिम कर देना होगा। तो थोड़ा बताइए एडवांस टैक्स के दायरे में कौन है, और कैसे फिर वो जाने कि अगर मान लीजिए किसी की फूलों की दुकान है, कोई चाय की दुकान है, कि वो प्रिजम्पटिव इनकम के दायरे में आ रहा है और अग्रिम कर जमा कराए। ये देखिए, जब मार्च का महीना आता है तो टैक्स कंप्लायंस के बारे में चर्चा करनी और टैक्स कंप्लायंस के बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है। एक चीज जो समय पे की जाए आपको बहुत बेनिफिट दे सकती है। एक तो टैक्स सेविंग कर सकती है, आपको इंटरेस्ट से बचा सकती है, और कोई पेनल्टी लग सकती है तो वो उससे भी बचा सकती है। तो एक मार्च का महीना फिस्कल ईयर एंड होता तो ये सोचने का अपना अपने जरिए होता है। अब प्रिजम्पटिव जो टैक्सेशन का मॉडल है वो एक स्मॉल बिजनेस के लिए बनाया गया कि उन लोगों की प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, और दायरा क्या है कि जिसके यहाँ एक बहुत छोटा सा उसका सीमा रखी है कि 2 करोड़ से कम की टर्नओवर है सालाना, तो उसको हम स्मॉल बिजनेस कहते हैं। और मैं 2 करोड़ को अभी 365 के दिन के हिसाब से लगाऊं तो लगभग 60,000 रुपये पर डे की टर्नओवर आती है। और सरकार ने क्या किया है, जो वित्त मंत्री जी ने इस बजट में किया है, उसमें यह कहा है कि ऐसे आदमी की व्यक्ति की इनकम 8% मानी जाएगी, और अगर वो पेमेंट कैश में नहीं आई है, अदर देन कैश आई है, तो वो 6% मानी जाएगी। अब एक साधारण व्यक्ति, फूल वाला, चाय वाला, रेडी वाला या कोई गोलगप्पे वाला, ये वाला, मैं समझिए कि जिसकी बहुत अच्छी दिल्ली में या किसी बॉम्बे में मेट्रो में दुकान चलती है और वो 50,000 रुपये पर डे की टर्नओवर करता है, और मैं दिन में एक साल में 300 दिन वर्किंग के मानूं तो 1.5 करोड़ रुपए की टर्नओवर हो गई। तो और 1.5 करोड़ रुपए की टर्नओवर में अगर ये मान के चलूं कि 1 करोड़ रुपए की टर्नओवर चेक से आई है या कैश इधर आई है, 50 लाख रुपए की कैश में आई है, तो ऐसे व्यक्ति की जो इनकम है 10 लाख रुपए की होगी टोटल।
क्योंकि 1 करोड़ पे 6% लगेगा और 50 लाख पे 8% लगेगा। तो ये जो वित्त मंत्री ने डिजिटल पेमेंट पे 8 की जगह 6% किया है, ये चालू वित्त वर्ष, ये चालू वित्त वर्ष में भी लगेगा। इमीडिएट इफेक्ट ये 1/4/2016 से कर दिया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट की थी लास्ट ईयर, रेट्रोस्पेक्टिव किया था। तो आपकी 10 लाख रुपए की इनकम हो गई है। अब 10 लाख रुपए की इनकम के ऊपर साधारणतः आप 1.5 लाख रुपए की सेविंग करेंगे, जो आप इंश्योरेंस प्रीमियम है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, या कोई और इस टाइप की डिडक्शन लेंगे, एनएससी है, बच्चों की ट्यूशन फीस है, ये करेंगे। तो 8.5 लाख रुपए की इनकम पे इस करंट ईयर के साल के अंदर चलते हुए आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा, वो टैक्स सिर्फ लगता है 95,000 रुपए। और 1.5 करोड़ रुपए की टर्नओवर पे आप 95,000 रुपए का टैक्स है, तो वो 0.5% के करीब लगभग आ रहा है, 1.5%। और वैट जो है वो अपने आप में 12% होता है। तो बहुत तो कम। अगर ये मान लो आया फिगर 95, तो फिर अब ये 15 मार्च को ऐसे लोगों ने भी अग्रिम कर जमा कराना है? ऐसे लोगों के लिए भी ये कहा गया है कि जिनकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है, वो सिंगल इंस्टॉलमेंट में जमा करा सकते हैं। तो 15 मार्च को उनको भी एडवांस टैक्स के बारे में जमा कराना। तो मतलब कितने से ऊपर हो कि एडवांस टैक्स की लायबिलिटी? एडवांस टैक्स की लायबिलिटी 10,000 के ऊपर की रखी है कि अगर आपकी सालाना इनकम के ऊपर टैक्स 10,000 से ज्यादा बनता है तो आपको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा। और प्रिजम्पटिव मॉडल वालों को ये छूट दी है, बाकी लोगों को 4 किस्तों में देना पड़ता है। प्रिजम्पटिव मॉडल वालों को ये छूट दी गई है कि वो एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में जमा कराएं, और 15 मार्च से पहले जमा करा देंगे तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। और अगर कोई टैक्स कट गया, एट सोर्स कटा, तो उसका क्रेडिट भी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा वर्किंग कंप्लायंस की जा सकती है। तो जैसे मिस्टर वेजय ने कहा कि मार्च का महीना, कंप्लायंस का महीना, बहुत जरूरी है कि हम अपनी आय को ऐड करें और उस पर जो कर है वो दे दें। लेकिन अगर किसी की अघोषित आय है पुराने साल की, और जैसा हमने देखा पिछले साल इनकम डिक्लेरेशन स्कीम भी आई 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक, और उसके बाद 17 दिसंबर नोटबंदी के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आई है, वह भी 31 मार्च तक है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, क्योंकि अभी महीना भर और है, इसका लाभ कौन ले सकता है? देखिए, क्या है कि एक देश में काले धन की बड़ी चर्चा रही है, और काले धन में सरकार का ये कहना है कि जिन लोगों ने बैंक में पैसे जमा कराए या जिन लोगों के पास कैश है या डिपॉजिट कराए हैं, उनको कई बार मौके दिए गए हैं। एक मौका तो IDS 1 जिसे हम कहते थे, जो सितंबर में बंद हुआ। एक ये नोटबंदी के बाद 17 दिसंबर के बाद सरकार ने स्कीम खोली है, और इसमें यह कहा है कि आपने किसी भी समय में कोई बैंक में पैसे जमा कराए हैं या आपके पास कोई कैश डिपॉजिट है, कहीं पे ऐसा है, तो उनको आपको निकलने के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं है कि आप उसे 50% में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में टैक्स जमा करा दें। यानी इसमें आने के लिए पैसा बैंक में या कैश में 500,000 के नोट नहीं। इसकी छूट जो सिर्फ है, काले धन की सारी छूट नहीं है। इसमें छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी, वही लोग इस स्कीम का अवेल कर सकते हैं जिन्होंने बैंक में पैसे कई जमा कराए हैं। लेकिन ईयर कोई नहीं, जरूरी नहीं है कि वो काले नोटबंदी वाले पैसे हों। हो सकता है आपने 4 साल पहले किसी से चेक लिया, कि लोन ले लिया जो बोगस है, कोई ऐसी कैपिटल गेन ले लिया वो बोगस है, कोई और इनकम आपके पास आई जो चेक से जमा हुई है, वही है। ये नहीं कह सकते मेरे पास ये प्रॉपर्टी है वो डिक्लेयर करूंगा। आपको बैंक में डिपॉजिट और कैश, वही ट्रांजेक्शन आप इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। और आपको करने सिंपल क्या है कि 50% का एक चालान भरना है जो टैक्स जमा कराने का, और 25% एक बैंक में डिपॉजिट करना है अलग से, जो 4 साल बाद आपको मिलेगा। तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। मैं ये रिपीट कर देता हूं कि साल, इसके ऊपर साल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी अकाउंट का कोई भी साल का होना चाहिए। अगर वो पैसे बैंक में जमा है या कैश में है आपके पास, तो आप सीधा जाके सिर्फ फॉर्म भरिए, 50% एक जमा कराइए और 25% का अलग जमा करा दीजिए, तो इससे जान छुटकारा मिल सकता है। जी, तो 31 मार्च से पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का भी आप लाभ ले सकते हैं। चलते चलते मिस्टर जैन, 31 मार्च आ रहा है, और कौन सी जनरल टिप्स आप देंगे ताकि हर घर परिवार समय से काम कर सके? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को, भविष्य को सुरक्षित रखना। और टैक्स पेयर के बारे में सरकार सबसे ज्यादा, जिसे हम सोशल सिक्योरिटी, कभी कभी हमारे देश में चर्चा होती है कि टैक्स पेयर को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार का इनबिल्ट मैकेनिज्म है टैक्स पेयर के लिए, क्योंकि सरकार सभी को सोशल सिक्योरिटी नहीं दे सकती। तो सरकार ने टैक्स पेयर के केस में ये कहा हुआ है कि आप 1.5 लाख रुपए तक की छूट मेरे से ले सकते हैं। अब चॉइस, एक बास्केट बना कर दी है, उसमें उस बास्केट में चॉइस आपकी है। आप ये समझते हैं कि आपको इंश्योरेंस ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, तो आप 1.5 लाख रुपए प्रीमियम इंश्योरेंस का जो देना है वो 31 मार्च से पहले दे दीजिए। आप ये बिलीव करते हैं रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई प्रोविडेंट फंड के पैसे मिले, तो आपको PF में कंट्रीब्यूशन करते हैं, और अगर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लगा सकते हैं। आप ये समझते हैं नहीं मुझे इतना लंबा पीरियड नहीं चाहिए, तो आपको एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, उसमें इन्वेस्टमेंट का निवेश कर सकते हैं। आप ये भी समझते हैं नहीं मुझे 3 साल से ज़्यादा निवेश नहीं करना, तो आप फिक्स डिपॉजिट भी ले सकते हैं।
आप समझते हैं कि मुझे रिटर्न कोई अच्छी चाहिए, थोड़ा सा आप रिस्क लेने की हिम्मत भी रखते हैं, तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम भी बहुत सारी हैं जिसमें इक्विटी के 3 साल के इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ये समझते हैं कि बच्चों का भविष्य बनाना जरूरी है, तो बच्चों की ट्यूशन फीस जो आप पे करते हैं रेगुलर कोर्स में, तो उसकी भी 1.5 लाख रुपए की आपको छूट मिल सकती है। आप समझते हैं कि मेरे लिए मकान बहुत जरूरी है, तो आप मकान ले लीजिए, उसकी जो इंस्टॉलमेंट की आप पेमेंट करेंगे और रजिस्ट्रेशन चार्जेज जो पेमेंट करेंगे आप उसकी 1.5 लाख की वो भी छूट मिलती है। तो मार्च का महीना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये 1.5 लाख रुपए की छूट सभी लोग अवेल कर लें जो भी टैक्स पेयर हैं, तो आपको टैक्स की छूट मिलती है। और जितना जितना आपका टैक्स का स्लैब है उतना उतना बेनिफिट आपको मिलता है। सरकार की कंसेशन ये है कि अगर आप 30% के रेट में आएंगे तो 1.5 लाख पे सरकार आपको 50,000 रुपये छूट दे रही है, और 20% में आ रही है तो आपको 32,000 रुपये की छूट मिलती है, 33,000 रुपये की। और अगर आप उससे कम में आ रहे तो फिर अलग 15,000 की मिलती है। तो ये अलग अलग स्कीम सरकार ने बनाई है, तो सोशल सिक्योरिटी के मेजर है। इसी तरह से एक मेडिक्लेम की भी बेनिफिट मिलता है इंश्योरेंस पॉलिसी का। अगर आपको अपने आप का मेडिक्लेम के बारे में करना है तो वो प्रीमियम भी अगर 31 मार्च से पहले पे कर देंगे तो आपको उसकी भी छूट मिल सकती है। तो ये एक मार्च का महीना, इसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है और मेरे सभी टैक्स पेयर के लिए कहना होगा कि ये करें। और जो आज की डेट में टैक्स दायरे में नहीं है, और जैसे मैंने कहा, आपने जिक्र किया स्मॉल बिजनेस और प्रेजेंटिव मॉडल का, उनके लिए भी ये मौका है कि वो अपनी टैक्स की रिटर्न भरने अगले साल की करें और 15 मार्च को अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। जी, तो मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आज यहाँ पे जो टिप्स मिस्टर वैजय ने साझा किए हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। कार्यक्रम में आके हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।